दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक फिर से आपका क्रांतिकारी अड्डे में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हम आपको कानपुर के ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो कि कहीं ना कहीं समाज हित में कार्य करने में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ रिद्धिमा जी हैं जो कि काफ़ी युवा हैं और समाज के लिए कुछ बेहतर करने में लगी हैं। आइए उनका परिचय प्राप्त करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। रिद्धिमा जी नमस्कार, स्वागत है नमस्ते। आपका। थैंक यू सो सबसे मच। पहले मैं चाहूँगा अपना परिचय हमारे व्यूवर्स को आप दें। बिल्कुल। मेरा नाम रिद्धिमा गुप्ता है, मैं कानपुर से ही बिलोंग करती हूँ और नोएडा में जॉब करती हूँ। तो ऑफ कोर्स नव्या राइजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है। मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, बट जो नाम मैंने दिया था वो 2022 में दिया था, नव्या राइजिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। नव्या मेरी सिस्टर है, तो उसका नाम से मैंने ये शुरू किया था। व्हेन वी लॉस्ट हर, तो कहीं ना कहीं एक नाइट में मैंने सोचा, बहुत सारी चीज़ें फैमिली बैकग्राउंड से हुई कि एक होता है कि आपकी लाइफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चला जाता है, एक पर्सन चला जाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ सोच के शुरू करा था ये नव्या नव्या जी, राइजिंग। नव्या फाउंडेशन जो आपका है, इसको स्टार्ट करने के पीछे कौन सी प्रेरणा थी? कैसा, क्योंकि आप काफ़ी युवा हैं तो युवाओं में ये होता है कि अपना फ्यूचर, अपना कैरियर पहले आप प्रायोरिटी भी लेते हैं। फैमिली भी बोलती है कि नहीं, पहले अपना भविष्य देखो, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कैसे आपको लगा कि नहीं, मुझे ऐसे सोशल कॉज करने हैं और इसी फील्ड में मुझे आगे जाना है? देखिए, करना शुरू 2014 से कर दिया था, बट उस टाइम पे मैंने कभी कोई नाम नहीं सोचा था कि मैं इस काम को कोई नाम दूंगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कर रहे होते हो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, मेंटल पीस जी। के लिए। और कहीं ना कहीं जब आपके माँ बाप ने अपब्रिंगिंग ऐसी दी होती है कि दूसरों की मदद करने की, और कभी अपने बारे में ना सोच के दूसरों के लिए हेल्प करने रहता है, तो वो सारी चीज़ें माइंड में थी। फिर कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे बहुत बोला था स्टार्टिंग में कि इसको ऑर्गेनाइजेशन बनाओ या एनजीओ बनाओ, कुछ तो बनाओ, जो काम कर रही हो उसको नाम दो। तो मुझे तब उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं था कि मैं नाम दूँ इन चीज़ों को। तो अब मैंने जब अपनी सिस्टर खोई 2022 में, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक डिप्रेशन का फेज़ था, एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि ये क्या हो गया ऐसा लाइफ में कि एक 15 साल की बहन चली गई, एंड शी वॉज कज़न, कोई रियल सिस्टर भी नहीं थी। तो वो चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। वो सिर्फ एक कज़न भी नहीं थी, एक रियल सिस्टर से ज़्यादा थी, क्योंकि वी ऑल आर लाइक अ फैमिली जो एक साथ रहती है, एक दूसरे के बारे में बहुत सोचती है। तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस काम को मैं नव्या राइजिंग दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि उसका नाम हो और उससे कहीं लोगों की मदद हो। उसका कहीं ना कहीं एम था ये चीज़ का। तो ये जो आपकी नव्या राइजिंग है, थोड़ा डिटेल से आप बताइए, आप कैसे, आपकी कार्य प्रणाली है, कैसे आपकी एनजीओ काम करती है, आपके साथ कौन कौन है? नोएडा में भी आपने काफ़ी काम किया जी। हुआ है, अभी आप कानपुर में भी हो, तो कैसे करते हो आप ये सब? बेसिकली ये कहीं ना कहीं बहुत सारे एनजीओज़ के साथ जुड़ के है। इस टाइम पे मैं 250 प्लस एनजीओज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ, जी। पैन इंडिया। जी। और सबके साथ मिलके काम करना होता है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने एक सेंटर खोल लिया है खाली और वो चल रहा है। सिंपल सा नव्या राइजिंग कहीं ना कहीं ये है कि इट्स अ ब्रिज फॉर द पीपल, कहीं ना कहीं कि जैसे कि अगर उनको किसी से कनेक्ट करना है तो आई कैन मेक देम कनेक्ट एज वेल इन अ गुड वे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं सेशंस लेना, गुड टच बैड टच के, मेंसुरेशन साइकिल्स के, कॉन्डम अवेयरनेस के, और एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड कि सोसाइटी में हूँ वो चीज़ें अवेयर। औरतों के लिए, बच्चों के लिए, जो रेड लाइट एरिया में औरतें होती हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। जैसे कि कानपुर में प्राइड निकली थी नवंबर में, तो जी। आई वाज द वन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र जब ओके। कानपुर की प्राइड निकली थी। तो हर इंसान को अवेयर करना, हर इंसान को सपोर्ट करना नव्या राइजिंग का एम है, कि अगर उसकी लाइफ में कोई ग्रोथ हो सकती है या उसकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट चल रहा है जिस पे नव्या राइजिंग सपोर्ट कर सकती है, तो वो बिल्कुल करेगी। पैन इंडिया चाहे कहीं पे भी ज़रूरत हो, अपने एंड से कनेक्ट करके। तो अगर आपसे कांटेक्ट करना हो, कोई नीडी हो आपसे, मतलब कांटेक्ट करना चाहे, तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर वो सकता है? सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं बताऊँ, इंस्टाग्राम से मुझसे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 20 मैसेजेस आते हैं मेरे पास, ओके। अननोन। तो जैसे कि रिक्वायरमेंट लगती है लोगों की कि हाँ, मतलब उन लोगों की ज़रूरत है मैसेजेस की, तो ऑफ कोर्स मैं उनको रिवर्ट करती हूँ। अगर बात करी जाए कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतने पैन इंडिया आप काम करते हो, तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं, कैसी डिफ़िकल्टीज आपको सामना करना पड़ता है आए दिन?
बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब अगर स्लम एरियाज़ पे जाओगे तो वहाँ पे जल्दी, अगर किसी नए स्लम एरिया में आप जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं आना जल्दी, वहाँ के पेरेंट्स जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं आना। अगर आप एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ काम करते हो तो वो जल्दी अपने इश्यूज़ नहीं शेयर करेंगे आपसे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर मैं बताऊँगा तो मेरी बात कहीं ना कहीं खुल जाएगी, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। उनको अपने आप को आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो शेयर करना, उनकी काउंसलिंग करना कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी डिप्रेशन में चल रहे होते हैं मेंटली, बहुत मुश्किल से वो बताते हैं। फिर उसके बाद अगर आप रेड लाइट एरिया की औरतों से बात करोगे या उनसे बात करके उनसे जानना चाहोगे तो क्या होता है कि उनकी अपनी खुद की प्रॉब्लम चल रही होती है, क्योंकि वो उस चीज़ में कहीं ना कहीं चली गई होती हैं और कहीं ना कहीं किसी रीज़न की वजह से गई होती हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, या कहीं से वो फंस गई होती हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, तो अगर उनको हेल्प हो सकती है, मैं डायरेक्ट नहीं करती हूँ बट मेरे साथ कनेक्टेड है कुछ लोग, तो आई इन्फॉर्म देम जिससे कि वो उनको हेल्प कर दे डायरेक्टली। सेशंस लेना, आप जैसे कि अगर आप किसी गांव में जाओगे या स्लम एरिया में जाओगे, इवन नोएडा के भी कई ऐसे सेक्टर हैं, एक बहुत बड़ी सिटी कहलाई जाती है नोएडा, बट वहाँ पे आप किसी सेक्टर में जाओगे जो कि स्लम एरिया से बिलोंग करता होगा एरिया, तो वहाँ पे भी औरतों को अभी भी मेंस्ट्रुएशन के बारे में कुछ नहीं पता है, सैनिटरी पैड्स के बारे में कुछ नहीं पता है। 9 वालों ने सपोर्ट किया था कानपुर के लिए, तो हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं कुछ एरियाज़ पे। तो इस तरीके के इश्यूज़ आते, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जानना नहीं चाहते हैं, और उनको ये होता है, डर होता है कहीं ना कहीं कि हमें कोई मिसगाइड कर देगा, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इतने फ्रॉड चल रहे होते हैं। उनको ये होता है कि हमसे ऐसा ना 10 रुपये ले ले या 10,000 ले ले, कुछ भी पैसा मांग लें, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं बैक ऑफ डर होता है कि हम इतने लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अगर हम किसी के बातों में आ गए तो हमारा क्या होगा। तो अगर बात करी जाए प्राउड मूवमेंट की, अभी तो आप काफ़ी यंग हैं, अभी आपको बहुत ऐसे प्राउड मूवमेंट देखने हैं जो कि आने बाकी हैं, लेकिन अगर अभी तक की बात करी जाए कि इस एज में कौन ही एक ऐसा प्राउड मूवमेंट हो जो आपको लगता हो कि हाँ यार ये मतलब मेरी लाइफ में बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, तो आप शेयर करना चाहेंगे? प्राउड मोमेंट एक वन ऑफ द था बिल्कुल, जोश टॉक जब मुझे इनवाइट आया तो आई वाज इन शॉक कि जोश टॉक से आया है, क्योंकि जोश टॉक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड हर किसी का इतना मतलब जल्दी नहीं पहुंच पाता है, और इनवाइट आना वाज लाइक वन ऑफ द ड्रीम कम ट्रू, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास आएगा इनवाइट। वहाँ पे पहुँचना, उस स्टेज पे पहुँचना, आई वाज विद माई टीयर्स कि मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ और अपनी स्टोरी लाइफ की बता रही हूँ कहीं ना कहीं, तो वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्राउड मोमेंट था। उसके अलावा डेली प्राउड मोमेंट छोटे छोटे होते रहते हैं कि जब आप उन बच्चों से मिलते हो, उनके माँ बाप से मिलते हो, तो वो आपको ग्रीड इतने अच्छे से करते हैं कि वो आपकी बात मानने के लिए रेडी हैं। वो माँ बाप ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानते पर आपकी बात मानते हैं, और माँ बाप भी कहीं ना कहीं बात मानना शुरू कर देते हैं ये चीज़ें। तो ऐसे कई छोटे छोटे प्राउड मोमेंट्स आते हैं जब आप उनके बीच जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिक फेस बन के खाली सिर्फ एक स्टेज पे खड़े हो जाओ। पब्लिक फेस मेरे हिसाब से होता है कि जब आप किसी जगह, छोटी जगह जाओ और वहाँ पे 10 लोग आपको जानते हो, तो वो बहुत बड़ी होता है प्राउड मोमेंट कि आपको वो 10 लोग जानते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं आपकी, क्या करना चाहते हो आप? आने वाले समय में तो चल रही हैं चीज़ें, बट अभी अभी रिसेंटली कानपुर में मैंने 1.5 साल से काम करना शुरू किया है, तो मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने पन की क्लासेस शुरू करी हुई हैं, जिसमें कि आशा की किरण जो कि विपुल जैन चलाते हैं, तो उन्होंने और नव्या राइजिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, दोनों ने मिल के वहाँ पर क्लासेस शुरू करी हैं निःशुल्क, बिल्कुल। और भिक्षा मुक्ति पे काम चल रहा है कि वहाँ के जितने भी बच्चे हैं तो वो 1 रुपये भी ना मांगे, और हम उनको इतनी फैसिलिटी दे पाए वहाँ पे कि जिससे कि वो वहाँ पे भीख मांगना बंद करके पढ़ाई पे ध्यान दे। तो हम दोनों ने अभी वहाँ पे शुरू किया है, तो ये चाहूँगी कहीं ना कहीं कि उस चीज़ पे आगे कानपुर के लोग जो हैं वो सपोर्ट करें, जो अपने एंड से कर सकते हैं सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर मैं बोलूँ जैसे कि जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया है विपुल जी ने, तो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यंग पर्सन जो कि सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव है हर जगह। तो अगर 2 लोग इतने यंग हैं एंड दे आर वर्किंग हार्ड टू जस्ट टेक केयर ऑफ द सोसाइटी, की जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगना बंद कर दें। और पनकी मंदिर एक बहुत बड़ी जगह है कानपुर के अंदर जो कि बहुत मान्यता है वहाँ की, और वहाँ शुरू किया है, तो मैं यही चाहूँगी कि वहाँ पे सपोर्ट मिले हमें। और उसके अलावा छोटे छोटे हम लोग वर्कशॉप्स करते रहते हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ पे भी सपोर्ट मिले, लोग हमें हेल्प करें कहीं ना कहीं आगे से आगे बढ़कर। जैसे कि 9 वालों ने हमें हेल्प करा कहीं ना कहीं, अतुल जी ने, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्प करते हैं एक दूसरे की, जैसे कि कॉलेजेस वगैरह के जो प्रोफेसर्स हैं वो हेल्प करते हैं। तो
चाहेंगे कि और लोग आएँ, इन सब छोटे छोटे जो हम लोग इवेंट्स करते हैं या छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं हम अपने डोनेशंस के लिए, या फिर अगर आपको कभी डाउट होता है डोनेशन वगैरह का, तो आप बिल्कुल विजिट करिए हमारी लोकेशन पे। आप डोनेशन देने से पहले विजिट करिए, उसके बाद फिर आप डोनेशन करिए, या आपको जो भी कंट्रीब्यूशन करना है, आप सामान देना चाहते हैं वो करिए, पर आप पहले विजिट करिए। जो भी युवा आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी आपके वो फॉलोअर्स हैं जो आपको जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही देना चाहूँगी कि एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करते रहना चाहिए, और एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है करने के लिए, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ना मैं अकेले कुछ कर सकती हूँ, ना कोई और कुछ अकेले कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई आता है तो ऑफकोर्स आप ये उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करें आगे से आगे बढ़कर। और जैसे कि मैंने कानपुर में बहुत सारे लोगों को देखा है सोशल वर्क कर रहे हैं, बट वो एक साथ मिलके काम नहीं करना चाहते, अलग अलग करना चाहते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जब एक साथ करेंगे, हम सब एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो जब हम एक साथ वो चीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं स्कूल का जो परसेंटेज होता है वो हाई हो जाता है, टॉप पे आ जाता है, फेमस हो जाता है। तो वही कहीं ना कहीं मैं चाहूँगी कि जितने भी सोशल वर्कर हैं फील्ड पे, वो एक साथ मिल के अगर काम करेंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करते हुए, तो जो हम कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कानपुर के डेवलपमेंट के लिए, वो हो जाएगा जल्द से जल्द। जी रिद्धिमा जी, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम थैंक यू उम्मीद सो करते हैं ऐसे ही आप आगे अपना नाम और कानपुर का नाम आगे करते रहोगे। एक बार थैंक यू। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। तो ये थे रिद्धिमा जी, जो कि आज बता रही थी कि कैसे ये सामाजिक बदलाव में लगी हुई हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।